नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। सुपरफास्ट खबरों का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एनबी न्यूज की आप सभी से ये अपील है कि अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी भी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह ये भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते हैं और इलाज भी नहीं करवाते हैं और इसे लगातार नजरअंदाज करते हैं। एनबी न्यूज आपसे अपील करता है कि अगर आपको खुद में या किसी अपने सगे संबंधी या परिवार के सदस्य में कोरोना के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत जांच करवाएं और वायरस को जड़ से खत्म करने में सहयोग करें। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। लद्दाख में तनाव कम करने को लेकर भारत चीन में आज फिर से बातचीत हो रही है। दोनों देशों के बीच ये वार्ता मोल्डो में हो रही है। दोनों देशों के कोर कमांडरों की आज ये 5वीं बैठक है। सूत्रों के मुताबिक चीन दावा कर रहा है कि सभी विवादित पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन भारत का कहना है कि गोगरा और पेंगोंग में एक पखवाड़े से अधिक समय से स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। एक अधिकारी ने बताया पेंगोंग और गोगरा एरिया में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। चीनी सैनिकों की संख्या कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन बहुत कुछ नहीं बदला है। असल में पेंगोंग में चीन ने फिंगर 5 और 8 के बीच अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। चीनी सेना पीछे नहीं जा रही है। पेंगोंग और गोगरा में अब भी चीनी सेना पीछे नहीं हटी है। फिंगर एरिया के कोई बदलाव नहीं आया है। पेंगोंग झील और हॉट स्प्रिंग जो पेट्रोलिंग पॉइंट 17A का हिस्सा है को लेकर अस्थिरता बनी हुई है। पेंगोंग झील में चीन फिंगर 4 से फिंगर 5 पर वापस चला गया है, लेकिन रिज इलाके में वह अब भी लाव लश्कर के साथ बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमला वरुण का निधन हो गया है। उनका पूरा नाम कमला रानी वरुण था और वे पूरे विधानसभा की सदस्य थी। इससे पहले वे सांसद भी रह चुकी हैं। कमल रानी वरुण यूपी सरकार में टेक्निकल एजुकेशनल मंत्री थी। कमला वरुण को कोरोना से संक्रमित थी और लखनऊ में पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। कमला रानी वरुण उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थी। कमला रानी की कोरोना से मौत हुई है। वे 18 जुलाई को कोरोना से संक्रमित हुई थी। बाद में इलाज के दौरान उन्हें लखनऊ पीजीआई में दाखिल कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। कमला वरुण का जन्म 3 मई 1958 को हुआ था। पिछले महीने उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें वे संक्रमित पाई गई थी। उनके निधन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरी सहयोगी कैबिनेट मंत्री श्रीमती कमल रानी वरुण जी के अस्मय निधन की सूचना व्यथित करने वाली है। प्रदेश ने आज एक समर्पित जन नेत्री को खो दिया है। उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। सीएम योगी आज अयोध्या जाकर राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने वाले थे, लेकिन कमला रानी के निधन के चलते सीएम योगी ने अपना दौरा रद्द कर दिया। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मरने वालों लोगों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है। अकेले तरन तारण जिले में ही 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अमृतसर में 12 और गुरदासपुर के बटाला में 9 लोगों की मौत हुई है। इस मामले में तरन तारण के एसएसपी ने 2 थाना प्रभारी और 1 डीएसपी को सस्पेंड कर दिया है। एमपी के शाहजहांपुर में 2 दोस्तों ने दूसरे को मौत की घाट उतार दिया। मामले में छानबीन के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस थाना कोतवाली के प्रभारी अजीत तिवारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि धारा खेड़ी गांव में एक व्यक्ति की लाश संदिग्ध हालत में मिली थी। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी मौत गला दबाने से हुई है, जिसके बाद जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजू दास ने कहा है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं। उन्होंने तय किया है कि पहले वो हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे, यहां विशेष पूजा की व्यवस्था रहेगी। साथ ही कहा कि हमें 7
मिनट दिए गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री का आना जाना शामिल है। करीब 3 मिनट पूरा मिलेंगे। दिल्ली परिवहन निगम रक्षाबंधन के दिन बसों को सड़कों पर उतारेगा। डीटीसी के मुताबिक कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार के जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक उन्हीं स्थानों से चलाया जाएगा जहां पर बस सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा सभी संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्र में पड़ने वाले बस टर्मिनलों पर समय से बस परिचालन सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। बसों में सफर करने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बिहार में कोरोना वायरस की रफ्तार के बीच इसकी चपेट में राजनीति भी आने लगे हैं। रांची में चारा घोटाले के मामलों की सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत पटना में उनके परिवार पर भी इसका खतरा मंडराने लगा है। लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के नाम से आवंटित जिस आवास में उनका पूरा परिवार रहता है, उसके 13 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस कारण राबड़ी देवी के साथ उनके दोनों बेटों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पर भी खतरा बढ़ गया है। श्रीनगर में कोरोना से मृतकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जिसके चलते फिर से लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन को लेकर पुलिस सतर्क है और लोगों से लॉकडाउन की पालन करने की अपील की जा रही है। महज वही लोग बाहर जा रहे हैं जिन्हें जरूरी काम है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों और उनके आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 घंटों के दौरान गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक तटीय केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और कर्नाटक में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। तराई और पूर्वांचल के जिलों में बाढ़ का प्रकोप भयावह होता जा रहा है। 11 और गांव पानी के सैलाब में टापू बन गए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुल 78 गांव जलभराव से पूरी तरह अलग थलग पड़ गए हैं। शुक्रवार को ऐसे गांव की संख्या 67 थी। राहत विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुल 12 जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इन जिलों में बाराबंकी, अयोध्या, कुशीनगर, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़, गोंडा, संत कबीर नगर, सीतापुर, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर शामिल हैं। इन सभी जिलों से होकर बहने वाली नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। शारदा, राप्ती और सरजू विभिन्न बांधों पर खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक भारी बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया है। इससे उम्मीद है कि नदियों के जलस्तर में कमी आ सकती है। नदियों के जलस्तर में कमी आने के बाद जल भराव खत्म हो पाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व कुक अशोक ने कहा है कि सितंबर 2019 तक सुशांत ने कभी दवाई नहीं ली थी। जब तक मैं था तब तक वो अपने परिवार के लोगों से हमेशा टच में थे और अपने दोस्तों से भी मिलते थे। मेरा यही सवाल है कि जो व्यक्ति सबको सिखाता था वो डिप्रेशन में कैसे जा सकता है। बिहार में बाढ़ का प्रकोप हर दिन बढ़ता जा रहा है। बाढ़ ने राज्य में 14 जिलों के 112 प्रखंडों की 1043 पंचायतों की 49,50,000 आबादी को प्रभावित किया है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्रडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित 1,94,000 परिवारों के खाते में 6,000 की सहायता राशि भेज दी गई है। भुगतान की गई कुल राशि 116 करोड़ है। बाकी प्रभावित परिवारों के खाते में भी जल्दी राशि भेज दी जाएगी। राज्य के विभिन्न जिलों में 1340 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जिनमें हर रोज करीब 9 लाख लोग खाना खा रहे हैं। वहीं अलग अलग जिलों में 19 राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां पर 27,000 लोगों को रखा गया है। उन्हें जरूरी सामान मुहैया कराए जाएंगे। बता दें कि
बाढ़ से प्रभावित जिलों में सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और मधुबनी शामिल हैं। बीजेपी की महासचिव और पूर्व मंत्री पीडीओ कोंडला माणिक्यला राव का शनिवार को निधन हो गया। उनका एक निजी अस्पताल में कोरोना वायरस का इलाज चल रहा था। राव ने कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था। वीडियो में बताया था कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है और वह अपना ख्याल रख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक राव के फेफड़ों में संक्रमण हो गया था और वो वेंटिलेटर पर थे। उनके निधन पर कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। भारत में गोरखाओं की भर्ती को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट दीपांकर बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। नेपाल अब भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती को लेकर किए गए समझौते की समीक्षा करने जा रहा है। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा है कि इस समझौते के पीछे कुछ प्रावधान संदिग्ध है, इसलिए 1947 का ये समझौता निरर्थक हो गया है। नेपाल में पहले भी गोरखाओं के भारतीय सेना में शामिल होने पर रोक की मांग उठ रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में गोमांस के शक में बदमाशों के जरिए एक शख्स की पिटाई के मामले में AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। ओवैसी ने कहा है कि पीएम ने बकरीद की बधाई देते हुए करुणा और समावेशी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ओवैसी ने कहा है कि पीएम के वैचारिक फूट सोल्जरों ने लुकमान को हथौड़े से पीटा। साथ ही कहा कि पीएम ने बकरीद पर हमें करुणा और समावेशी जैसे शब्दों से बधाई दी। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। बीते कुछ दिनों में रोजाना 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 54,736 नए मामले सामने आए हैं और 853 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा देश में 17 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के 17,50,724 मामलों में 11,45,630 लोग रिकवर हो चुके हैं। अभी 5,67,730 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं 37,364 की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4,31,719 के पार हो चुकी है। कोरोना से अब तक कुल 14,994 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 1,49,214 एक्टिव मामले मौजूद हैं। तो वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव 1,047 नए केस मिले और 45 मरीजों की मौत हुई। मुंबई में मौत का आंकड़ा 6,398 को पार कर गया है। दिल्ली में स्थिति सुधरी रही है। कोरोना हारता हुआ दिख रहा है, लेकिन यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। अगर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी, मास्क का इस्तेमाल किया और कोई बड़ा कोरोना विस्फोट नहीं हुआ तो सितंबर खुशखबरी ला सकता है। खुशखबरी ये होगी कि दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस सिर्फ 1,000 रह सकती हैं। सीन इलाके यानी कंटेनमेंट जोन घटकर 496 रह गए हैं। आखिरी केस आने के 14 दिन बाद कंटेनमेंट जोन डिसील होगा। पहले ये 28 दिन बाद होता था। अगर किसी गली में केस है तो उस गली और आसपास को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, ना कि पूरे इलाके को। अगर ये है कि अब 496 जोन में 1,10,600 जून से पहले दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे। हालात ये थे कि एक्टिव केसों के मामलों में भारत दूसरे नंबर पर आ गया था, लेकिन अब दिल्ली की स्थिति सुधरी है। फिलहाल भारत में एक्टिव देशों के मामले में दिल्ली 12वें नंबर पर पहुंच गई है, यानी यहां एक्टिव केस बाकियों के मुकाबले कम है। यह स्थिति पिछले 1.5 महीने में सुधरी है। शनिवार को दिल्ली में 1198 मरीज आए और 1201 ठीक हुए। दिल्ली का रिकवरी रेट
90 के करीब पहुंच गया है। फिलहाल दिल्ली में 10,705 कोरोना एक्टिव केस हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि हिसाब से कोरोना केस घटे हैं और ठीक होने का प्रतिशत सुधर रहा है। सितंबर तक जहां सिर्फ 1,000 एक्टिव मरीज बचेंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही राहत की बात होगी। दिल्ली में अब तक 90% यानी कि 1,22,131 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। पंजाब के लुधियाना में स्थानीय शिमलापुरी पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें 4 महिलाओं समेत 2 युवकों को हिरासत में लिया गया। इस रैकेट में 3 विदेशी महिलाएं शामिल थीं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 आरोपियों को संदिग्ध अवस्था में दबोचा। पूरे मामले की जानकारी एसएचओ अमनदीप सिंह ने मीडिया को दी। सिंह ने बताया कि इस समूह के पकड़े जाने से और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। सुशांत राजपूत की मौत के मामले में लीगल एक्सपर्ट गीता लूथरा ने भी मीडिया से बात की। गीता ने केस की कई पेचीदा चीजों को गंभीरता से जांचने की सिफारिश की। साथ ही कहा कि राज्य में घटित होने वाले घटनाक्रम की तफ्तीश के लिए हमेशा राज्य पुलिस ही बेहतर विकल्प हो सकती है। इसके लिए उन्हें दिल्ली के निर्भया केस का हवाला दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन के बयान पर हारून यूसुफ ने खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर गरीबों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी हमेशा से यही करती है कि गरीबों के नाम पर लड़ाई लड़ो और फिर अपनी शेखी बखारो। अगर काम करने की इनकी इच्छा होती तो गवर्नर से हर काम करवा लाते थे। आजमगढ़ में सिधारी थाना क्षेत्र से बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां पर सिधारी मोहल्ला के रामलीला मैदान में स्थित शॉपिंग मॉल में विद्युत आपूर्ति के लिए शॉपिंग मॉल के पास ट्रांसफार्मर लगाया गया था, जिसमें से कई दिनों से चिंगारी और धुआं निकल रहा था। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत मॉल के मैनेजर से की तो मैनेजर ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को बुलवाकर ट्रांसफार्मर की मरम्मत करवा ली, लेकिन इसे बदलवाया नहीं, जिससे बाद ये बड़ी घटना हुई। यूपी के आगरा में दयालबाग 100 फीट रोड पर नाला खोदाई के दौरान ग्रीन गैस की पाइपलाइन टूट गई, जिससे रिसाव शुरू हो गया। आनन फानन में पुलिस ने इस क्षेत्र का यातायात रोक दिया। वहीं कंपनी के इंजीनियरों को पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी गई। ताजमहल के निकट वीआईपी रोड पर हुए इस घटनाक्रम के चलते लोगों में दहशत देखी गई। देश में कोरोना वायरस का कहर कम नहीं हुआ है। देश में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज का आंकड़ा 17 लाख के पार पहुंच गया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उन्होंने कोरोना को काबू करने में काफी सफलता हासिल की है। वहीं आईएमए के पूर्व सेक्रेटरी डॉक्टर रवि मलिक ने कहा है कि कोरोना काबू करने में काफी हद तक सफलता मिली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर अलाकमान बागियों को माफ करता है तो मैं भी उन्हें गले लगा लूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, हम किसी भी परवाह नहीं करते हैं, हम तो लोकतंत्र की परवाह कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए है, व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती की हिरासत को बढ़ाया जाना कानून का दुरुपयोग है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर कहा, पीएसए के तहत महबूबा मुफ्ती की हिरासत को बढ़ाया जाना कानून का दुरुपयोग और प्रत्येक नागरिक को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। 61 वर्षीय एक पूर्व मुख्यमंत्री 24 घंटे सुरक्षा गार्ड की पहरेदारी में रहने वाले शख्स जन सुरक्षा के लिए खतरा कैसे हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना पर चर्चा के लिए डॉक्टर से मुलाकात की। इस दौरान कोरोना के बढ़ते मामलों और उन्हें काबू करने पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 9,086 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। 6,230 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। प्रदेश में 53 लोग इस बीमारी के चलते जान गंवा चुके हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि अगर नौकरियां जाने जैसी समस्या नहीं सुलझी तो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग सकते हैं। राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक टोक में दावा किया।
कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण 10 करोड़ लोगों ने अपनी आजीविका गंवा दी है। इस संकट से 40 करोड़ से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। राज्यसभा सदस्य ने कहा है कि मध्यवर्गीय वेतनभोगी लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जबकि व्यापार और उद्योगों को करीब 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राउत ने कहा है कि लोगों के धैर्य की एक सीमा है, वे केवल उम्मीद और वादों पर जिंदा नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री भी इस बात से सहमत होंगे कि भले ही भगवान राम का वनवास खत्म हो गया है, लेकिन मौजूदा हालात मुश्किल हैं। किसी ने भी अपनी जिंदगी के बारे में पहले कभी इतना असुरक्षित महसूस नहीं किया होगा। राउत ने कहा है कि इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी और आर्थिक संकट से निपटने में नाकामी को लेकर उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। भारत में भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है। राउत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कोरोना वायरस के हालात और आर्थिक संकट से निपटने में उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 5 राफेल विमानों की सुरक्षा के लिए अंबाला वायुसेना अड्डे के आसपास धारा 144 लगाई गई। राफेल से पहले सुखाई और MiG विमान भी भारत आए, लेकिन इस तरह का जश्न पहले कभी नहीं मनाया गया। पाँच अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियों में खलबली मची हुई है। भारत नेपाल सीमा पर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने पैनी नजर बना के रखी है। शासन स्तर से नियुक्त प्रभारी और बस्ती परिक्षेत्र के IG AK रॉय ने बताया कि बॉर्डर सीमा से होकर आवागमन करने वालों की सघन चेकिंग शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सिर्फ आमंत्रित व्यक्तियों को भी अयोध्या में जाने की अनुमति है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली यूथ कांग्रेस के कहा कि सरकार कोरोना को काबू पाने में पूरी तरह से फेल हुई है। बीजेपी के नेता इस पर अनर्गल बयान दे रहे हैं। इसी के साथ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने कई सवाल खड़े करते हुए इस्तीफे की मांग की। देश में जल्द ही निजी कंपनियां रेल का किराया तय करेंगी। ये किराया आने वाले समय में हवाई सेवाओं के लिए वसूले जाने वाले किराए की तर्ज पर निर्धारित किया जा सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि निजी कंपनियां चुनिंदा रूट पर ट्रेन का संचालन करेंगी, जिसके लिए उन्हें अनुमति मिल गई है। चीन का विरोध देश भर में हुआ, मगर इसकी गूंज अब समंदर पार कनाडा में भी देखने को मिली है। कनाडा में कई विदेशी नागरिकों ने एक साथ मिलकर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, चीनी प्रोडक्ट को भी बैन करने की मांग की और देश के PM मोदी के समर्थन में नारे लगाए। बिहार के DGP ने कहा है कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती कहां है, इसकी जानकारी उनकी पुलिस को अभी तक नहीं लग पाई है। DGP गुप्तेश्वर पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम रिया का पता नहीं लगा पा रहे हैं, हम उन्हें खोजने की कोशिश कर रहे हैं। बिग बॉस 13 से पूरे देश में चर्चित हुए सिद्धार्थ शुक्ला और बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा का सॉन्ग दिल को करार आया रिलीज होते ही वायरल हो गया है। यह वीडियो सॉन्ग यूट्यूब पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। दिल को करार आया गाने में सिद्धार्थ शुक्ला और नेहा शर्मा की केमिस्ट्री देखने लायक है। खबरें सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।